राजधानी जबलपुर से आपको संबोधित कर रहा हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जिन क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, आइए पहले उनके चरणों में नमन करें, उन्हें प्रणाम करें। उनके कारण देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहां जबलपुर कारागृह में ही, जबलपुर जेल में ही कई दिनों तक रहे हैं। राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, टंटार, मामा भीमा नायक, राजा विभूत सिंह, ठाकुर रणमत सिंह, शहीद पदमधर सिंह, बख्तावर सिंह, कुंवर चैन सिंह, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, अमर शहीद कुंवर सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, शहीद उधम सिंह, दुर्गा भाभी, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो कहते थे इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। स्वतंत्र वीर सावरकर, कितने हजारों हजार क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनको बारंबार प्रणाम। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास हमारा। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वसुदैव कुटुंबकम, आत्मवत सर्वभूतेषु, जियो और जीने दो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। दुनिया को ज्ञान का, प्रेम का, स्नेह का, आत्मीयता का अगर संदेश दिया तो भारत ने दिया। मुझे आज बचपन याद आ रहा है। उस समय हम एक गाना सुनते थे, कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा। लेकिन मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, आज मैं कह रहा हूं कल ये गीत था। आज गर्व के साथ कहते हैं कि आज का हिंदुस्तान जमाना देखेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। ये भारत है आज का। कोविड के कठिन काल में दुनिया में सबसे पहले
और सबसे प्रमाणिक वैक्सीन एक नहीं दो दो बनाई तो भारत ने बनाई। पहले हम वैक्सीन मांगते थे दुनिया से, किसी महामारी में अगर भगाना पड़े कई वर्ष लग जाते थे। मुझे कहते हुए गर्व है कि जब दुनिया के कई देश कोविड के संकट का सामना कर रहे हैं, चीन जैसे, तब भारत की स्वदेशी वैक्सीन के कारण हम सब सुरक्षित हैं। गर्व होता है हमें आज के भारत में। और संकल्प है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लिए हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज मैं कहना चाहता हूं प्रदेशवासियों से, मध्य प्रदेश की विकास दर है 19.76%, प्रचलित दरों पे सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर विकास दर है तो अपने मध्य प्रदेश की है। देश की अर्थव्यवस्था में, जीएसडीपी में कभी मध्य प्रदेश का योगदान होता था 3.6%, आज बढ़ के हो गया 4.6%। प्रति व्यक्ति आय जो 2003 तक हुआ करती थी केवल 13,000 रुपया, आज वो बढ़ के हो गई है 1,37,000 रुपया। मध्य प्रदेश का एक्सपोर्ट 60,000 करोड़ का इस साल रहा है। हर दिशा में हम प्रगति कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक जमाना था कभी टूटी फूटी सड़कों का, लेकिन 4 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें हमने बनाई है। अरे अपनी संस्कार धानी अकेले जबलपुर में 3,500 करोड़ रुपए का रिंग रोड बन रहा है। कभी तो 5,000 करोड़ कुल बजट ही हुआ करता था। रिंग रोड, फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी, केवल संस्कार धानी में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। मुझे बता दूं, खुशी है प्रदेशवासियों, 50,000 करोड़ रुपए के रोड बन रहे हैं मध्य प्रदेश में। और रोडों के मामले में मध्य प्रदेश दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। न केवल सड़कों का निर्माण, सिंचाई में चमत्कार किया है हमने। इस समय 66,000 करोड़ की सिंचाई परियोजना पे काम हो रहा है। कैन बेतवा का 44,000 करोड़ लगाने वाला है। अपने बरगी बांध का पानी, टनल बन रही है सलीमनाबाद के बाद, लगातार काम कर रहा है। विंध्यवासियों, बहुत जल्दी नागौद तक पानी पहुंचने वाला है। प्रदेश के हर अंचल में सिंचाई की योजनाएं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, प्रदेश की एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करना हमारा संकल्प है और उसको पूरा कर कर ही हम चैन की सांस लेंगे। किसानों ने भी अन्न के भंडार भर दिए। लेकिन मेरी बहनों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, और गांव में रहने वाली बहनों से, हैंडपंप में कब तक पानी भरती बहनों? अब जल जीवन मिशन के माध्यम से मध्य प्रदेश के हर गांव में हैंडपंप से नहीं, पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। 55 लाख घरों में हो चुकी है। आने वाले वर्ष के अंत तक 1,04,00,000 घरों में और करेंगे। शुद्ध पेयजल, उस पर लगभग 55,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। अधोसंरचना के चारों तरफ काम चल रहा है, अधोसंरचना विकास के। एक तरफ गुणवत्तापूर्ण बिजली की व्यवस्था, कभी बिजली होती थी 2900 मेगावाट,
आज हो गई है 26,000 मेगावाट। और अब केवल कोयले से बिजली नहीं बना रहे, हम पानी से बिजली बना रहे हैं, हम सूरज से बिजली बना रहे हैं। ओंकारेश्वर का सोलर पावर प्लांट पानी की सतह पर सोलर पैनल बिछा के, ताकि पानी भी भाप बन के ना उड़े और जमीन भी हमारी ना लगे, पानी पे ही सोलर पैनल बिछा के हम बिजली बनाने का चमत्कार करने वाले हैं। और केवल ओंकारेश्वर में नहीं, नीमच हो, शाजापुर हो, छतरपुर हो, मुरैना हो, यहां तक कि अब हमारा नया संकल्प है, हर घर सोलर पैनल बिछे और धीरे धीरे घर की जरूरत की बिजली घर में ही बनने लगे। शहर की जरूरत की बिजली शहर में, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, और चाहे शिक्षा हो। मेरे बेटे बेटियों, सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं मध्य प्रदेश में, शहरों में भी गांव में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। 20-25 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होगा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, भवन, लैब, लाइब्रेरी, प्ले ग्राउंड, स्मार्ट क्लास। आसपास के गांव के बच्चे बस में बैठ के आएंगे, स्कूल में दिन भर पढ़ेंगे, फिर वापस घर चले जाएंगे। चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे महाविद्यालयीन शिक्षा हो, मैं आज अपने बच्चों को यह जरूर कहना चाहूंगा, उच्च शिक्षा विशेषकर मेडिकल की, इंजीनियरिंग की अनिवार्यता सी हो गई थी अंग्रेजी की, कि यह शिक्षा तो अंग्रेजी में ही दी जाएगी। अब ये जबरन अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी हम पे लाद दी गई थी। मेरे बेटा बेटियों, जब रूस में रूसी में पढ़ाई हो सकती है, चीन में चीनी भाषा में हो सकती है, जापान में जापानी में हो सकती है, फ्रांस में फ्रेंच में हो सकती है, तो बताओ मध्य प्रदेश में हिंदी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? लाद दी हम पे अंग्रेजी। अंग्रेजी सीखे बुरा नहीं है, लेकिन हम तो अपनी मातृभाषा में जितना बेहतर पढ़ सकते और समझ सकते, किसी दूसरी भाषा में नहीं। इसलिए मुझे कहते हुए गर्व है मध्य प्रदेश वासियों, मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी भाषा में होगी, हिंदी भाषा में। और हिंदी में पढ़ाई के कारण हमारे गांव के बेटे बेटी, किसानों के बेटे बेटी, मध्यम वर्गीय परिवारों के बेटा बेटी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो अंग्रेजी के कारण कुंठित हो जाते थे, वो स्वाभिमान के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। स्वास्थ्य की सुविधाओं के विस्तार के लिए मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला 7 खुल चुके हैं, बाकी पे काम चल रहा है। ग्रामीण विकास हो, शहरी विकास हो, मेरे प्रिय ग्राम वासियों, अभी अभी पंचायत के चुनाव हुए हैं, नए पंच सरपंच चुन के आए हैं, नगरीय निकायों में नए प्रतिनिधि चुन के आए। हमारा संकल्प है स्मार्ट विलेज का आदर्श गांव, गांव में कनेक्टिविटी, सड़कें, गांव के अंदर की सड़कें, नालियां, पीने के पानी की व्यवस्था, गांव में बिजली, गांव में पंचायत भवन, गांव में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति। इसका संकल्प हमने लिया और उसके लिए हमने पर्याप्त धन की व्यवस्था की है। हमारे शहर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के काम शहरों में, ड्रेनेज का सिस्टम,
शुद्ध पेयजल, वेस्ट से बेल्ट की व्यवस्था, स्वच्छता में वैसे ही मध्य प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन और बेहतर स्थान हम बनाए उसके प्रयास। हम अपने शहरों को स्मार्ट बना रहे हैं। जबलपुर हो, रीवा हो, सतना हो, सिंगरौली हो, सागर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, देवास हो, खंडवा बुरहानपुर हो या अपना ग्वालियर मुरैना हो, बड़े शहरों, छोटे शहरों, सब में इंफ्रा बन रहा है। और आज संस्कार धानी में मुझे कहते हुए खुशी है, एक नया औद्योगिक शहर जबलपुर नगर निगम की सीमा के अंतर्गत रांझी तहसील के ग्राम भटौली के पास बसाया जाएगा। इसके लिए 332 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की है। 820 एकड़ इसमें औद्योगिक प्लांट्स होंगे, जहां गारमेंट और टेक्सटाइल की यूनिट्स बनेंगी, रहवासी प्लांट्स होंगे, रहने के घर, होटल, अस्पताल, माल के लिए कॉमर्शियल प्लांट होंगे, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए लॉजिस्टिक पार्क होंगे। हम अब केवल पुराना ठीक नहीं करेंगे, हम ग्रीन फील्ड शहर की तरफ आगे बढ़ेंगे और संस्कार धानी से वो काम प्रारंभ किया जाएगा। और ये जमीन जो मैं बता रहा हूं रिंग रोड के पास है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के समीप है। जबलपुर में भी उद्योगों की संभावना है। प्रिय बहनों और भाइयों, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। 84 देशों के लोग अपने मध्य प्रदेश आए थे। 2 राष्ट्रपति, 5 विदेशों के मंत्री, 35 राजनयिक, 5000 उद्योगपति, और उन्होंने कमिट किया है कि मध्य प्रदेश में 15,42,550 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, जिससे 29 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और ये उद्योग महाकौशल में भी आएंगे, प्रदेश के हर अंचल में आएंगे। और हमको अपने शहरों के इसके लिए तैयार करना है। प्रिय प्रदेशवासियों, उद्योग, उद्योगों से रोजगार, रोजगार से समृद्धि, यह हमारा मंत्र है। अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, गदगद थे प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास देख के। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी मध्य प्रदेश की धरती पर होने वाले हैं, जबलपुर सहित 8 शहरों में। G20 की कई बैठकें होने वाली है। हमारा प्रदेश निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। और इसलिए मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, भगवान ने धरती सबके लिए बनाई, हवा सबके लिए, पानी सबके लिए, जल, जमीन, जंगल, अधिकार सबका है, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो वो जो समृद्धि और विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। और इसलिए हर गरीब को निःशुल्क राशन प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। मध्य प्रदेश में 1,15,00,000 परिवारों को दे रहे हैं। केवल राशन नहीं, आज मैं फिर दोहराना चाहता हूं जोर देके,
गणतंत्र दिवस पर तंत्र गण के लिए मेरे प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, रहने की जमीन का टुकड़ा हर गरीब की जरूरत है। कई जगह मुझे लोगों ने कहा कि रहने की जगह ही नहीं है। छोटे से घर में कई पीढ़ियों से कई परिवार हो गए बढ़ते बढ़ते, और इसलिए हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई, जिसमें तय किया है कि प्रत्येक परिवार के लिए, परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर रहने की जमीन नहीं है तो फ्री में रहने की जमीन का प्लाट देंगे। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा, हर एक गरीब रहने की जमीन का मालिक होगा। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जोर से बताओ, होना चाहिए ना? ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। अभी टीकमगढ़ में 10,500 लोगों को प्लाट दिए, सिंगरौली में 25,000 से ज्यादा लोगों को प्लाट दिए। ये संकल्प है प्रदेश की सरकार का। शहरों में भी मैं कहना चाहता हूं, कई मध्यम वर्गीय परिवारों ने, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों ने प्लाट खरीद के अपना मकान छोटा मोटा बना लिया। अब जिसने प्लाट काटे उसकी गलती हो सकती है, लेकिन जिसने अपनी मेहनत की कमाई से अपना मकान बनाया, उसका मकान अवैध नहीं रहेगा, उसकी कॉलोनी अवैध नहीं रहेगी। वो वैध करने के लिए हम नियम बदल रहे हैं, ताकि प्रगति और विकास के काम कॉलोनी में भी हो सके। शहरी आवासों की व्यवस्था करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। और विशेषकर मैं अपने भांजे भांजियों से आज कहना चाहता हूं, यह मध्य प्रदेश है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना यहां बनी है, और उस योजना में हमने तय किया है, बेटे बेटियों मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें प्रतिभा और क्षमता है तो फीस तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। अगर तुम्हारी प्रतिभा से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, नारायण सिंह वीर गुंडाधुर का सादर स्मरण करता हूं, जो हमारे आदिवासी समाज से आते हैं। इन वीर जवानों का बहुत बड़ा योगदान हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में रहा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के दुर्गम अंचलों में रहकर छत्तीसगढ़ महतारी के मान को भारत माता के सम्मान के साथ जोड़ा। भारत माता के लाखों सपूतों और सुपुत्रियों की शहादत को याद करना हमारा परम कर्तव्य है। मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, नेता सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल और उनके सहमार्गियों से देश कभी उरीण नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, हमें गर्व है कि हम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान निर्माताओं के वंशज हैं। हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए देश में समरसता के मूल्यों और संस्कारों को बचाए रखने के लिए कुर्बानी दी है। जो लोग इस भावधारा से जुड़कर अपने आप को देखते हैं, वे लोग ही हमारी विरासत के महत्व को समझ सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के मूल्यों से अवगत कराएं। जब तक देश इस संविधान के अनुसार चलता रहेगा, तभी तक हम सबकी और देश की आज़ादी सुरक्षित रहेगी। हमारे संविधान की बदौलत ही हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहलाता है। इससे नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा और बंधुत्व का वरदान मिलता है। आधुनिक भारत के संस्कार और स्वरूप को गढ़ने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी,
प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम विधि मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे विभूतियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, बैरिस्टर छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, यति यतिन लाल, डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंत राम बर्छिया, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणीबाई परगनिया, केकतीबाई बघेल, श्रीमती बेलाबाई, इंद्रू केवट, उदयराम वर्मा, खिलावन सिंह बघेल, घसिया मंडल, बंसीलाल बघेल, रामलाल वर्मा, अयोध्या प्रसाद कश्यप, डोरीलाल बघेल, सखाराम तिवारी, खुबीराम कश्यप, रमाकांत दुबे, राम प्रसाद कोटई, धनीराम वर्मा, परसराम सोनी, लाल कालेंद्र सिंह, हेड़मा माझी, ध्रुवाराम माड़िया, असवाराम वर्मा, केजऊ कोटवार, दौलतराम साहू, रामेश्वर वर्मा, चुनगुराम वर्मा, लखनराम वर्मा, सिरा सिंह, निर्मल जैसे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की थी। मैं इन सभी को सादर नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारे संविधान में लिखी गई इबारतों को बहुत ही साफ मन से और न्याय के अटूट इरादों से ही समझा जा सकता है। मुझे खुशी है कि विरासत में हमें न्याय के लिए जो अडिग साहस मिला है, उसी को हमने अपनी सरकार का मूल मंत्र बनाया है। सबसे कमजोर तबकों को सबसे पहले और सबसे ज्यादा तवज्जो देकर न्याय दिलाना हमने अपना प्रथम कर्तव्य माना है, जिसके कारण हम बिना किसी संशय के विगत 4 वर्षों से छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा पूरी लगन से कर पा रहे हैं। मेरा मानना है कि जनता को अधिकार और न्याय दिलाने के लिए शासन प्रशासन को पूरी तरह पारदर्शिता, संवेदनशीलता, नाकाम परिपाटियों में बदलाव के साहस के साथ काम करना पड़ता है। किसी मसले को उसकी समग्रता में देखते हुए उसके हर आयाम को लेकर समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी तरीके से हमने काम किया और बड़ी सफलताएं हासिल की है। हमें विश्वास था कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन से आदिवासी बहुल अंचलों के अनमोल संसाधनों का लाभ स्थानीय जनता को देने के लिए नए रास्ते बनेंगे, लेकिन विडंबना है कि ऐसा नहीं हो पाया था। बड़े निवेश लाने के नाम पर हसीन सपने दिखाए जाते थे, न निवेश हुआ न सपने पूरे किए गए। हमने यह साबित किया कि बड़े निवेश के नाम पर आदिवासी अंचलों के विकास को रोके रखना कदापि उचित नहीं था। प्राकृतिक संसाधनों, वन संसाधनों और स्थानीय मानव संसाधन की शक्ति से भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। राज्य सरकार में आने के बाद हमने पहले दिन से बदलाव के लिए ईमानदार प्रयास शुरू किए, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आजाद भारत में आम जनता को जितने भी महत्वपूर्ण अधिकार दिलाए गए, न्याय देने के काम किए गए, वे सब स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वालों और उनके वंशजों की बड़ी सोच के कारण संभव हुआ। वन अधिकार अधिनियम भी ऐसा ही कानून है जो हमारे नेताओं ने देश में लागू किया था, जो अनुसूचित जनजातियों एवं परंपरागत वन निवासियों की जिंदगी संवार सकता था। लेकिन प्रदेश में इस कानून का अमल सही इच्छा शक्ति से नहीं हुआ था। वन अधिकार के दावे को बड़े पैमाने पर खारिज किया गया था और उनके प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था। आज मुझे कहते हुए खुशी है
कि हमने सिर्फ 4 वर्षों में वन अधिकार पत्रों के तहत दी गई भूमि को 11 लाख से बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर कर दिया है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र तथा नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार पत्र देने की पहल प्रदेश एवं देश में पहली बार हमने किया। इस तरह अनेक प्रयासों से हमने 5 लाख से अधिक परिवारों को निश्चितता से उभारा, रोजगार और विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया। हमने विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के लिए वन अधिकार पत्रधारियों को पात्रता दी है। वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 13,586 ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के साथ उपखंड एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया। इसी तरह विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को पर्यावास का अधिकार देने की शुरुआत भी हमने धमतरी जिले से की है। हमें यह देखकर बहुत अफसोस होता था कि प्रकृति और वनोपज की रक्षा करने वाले लोग अपनी आमदनी के लिए अपने अधिकारों से वंचित थे। हमने आदिवासी भाई बहनों को न्याय दिलाने के लिए लघु वनोपज उपार्जन के सभी पहलुओं पर काम किया। 7 से बढ़ाकर 65 वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य देने तथा मूल्य वृद्धि के साथ उपार्जन केंद्र में समुचित व्यवस्था भी की, जिसके कारण अब हम देश के कुल वनोपज खरीदी का 75% खरीद रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2,500 से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा किया है, जिसके कारण संग्राहकों को मिलने वाली राशि 1,500 करोड़ से बढ़कर 2,521 करोड़ हो गया है। इतना ही नहीं, हमने आदिवासी परिवारों को ऐसी फसलें लेने के लिए प्रेरित किया जो बाजार में बहुत अच्छे दामों पर बिकती है, और इस तरह हमने आदिवासी समाज के लिए उन्नत खेती का रास्ता खोलकर उन्हें प्रगतिशील किसानों की नई पहचान भी दिलाई। लोहांडीगुड़ा में जमीन वापसी के साथ हमने पूरे प्रदेश में वनोपज प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया था। अब प्रदेश में ऐसे 50 केंद्रों में 134 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी बिक्री ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ ही राज्य स्थापित संजीवनी केंद्र सी-मार्ट आदि से हो रही है। मात्र 4 वर्षों में प्रदेश के 112 विकास खंडों में भूमि का चिन्हांकन और 52 विकास खंडों में भूमि हस्तांतरण हो चुका है। प्रदेश में 562 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा चुकी है। लघु धान्य या मिलेट्स की ज्यादातर खेती वनांचलों में की जाती है, लेकिन उचित दाम व विपणन सुविधाओं के अभाव में इसका लाभ आदिवासी तथा ग्रामीण जनता को नहीं मिल पा रहा था। हमने मिलेट्स के साथ इसकी खेती करने वाले किसानों को भी मान दिलाया है। कोदो, कुटकी, रागी खरीदी के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया है। इसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना से भी जोड़ा गया। छत्तीसगढ़ मिलेट विशेष मिशन का गठन किया गया। 14 जिले में मिलेट्स की उत्पादकता सहित आवश्यक शोध व अनुसंधान हेतु MOU किया गया। मुझे विश्वास है कि मिलेट्स को लेकर देश और दुनिया में जो सकारात्मक वातावरण बना है, उसका लाभ छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और किसानों को दिलाने के लिए हमने सही समय पर सही कदम उठा लिया है। हमने अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्ग के विकास के लिए नए नए उपाय किए हैं। आदर्श छात्रावास योजना, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना, शिष्यवृत्ति योजना, छात्र भोजन सहाय योजना, राजीव उत्थान योजना, राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा योजना, जवाहर विद्यार्थी उत्कर्ष योजना जैसे अनेक प्रयासों से सहायता राशि, हितग्राहियों की संख्या और सुविधा में लगातार बढ़ोतरी किए जाने से विद्यार्थियों में नई आशा और विश्वास जागा है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश व शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय जैसे पहल से इन वर्गों का गौरव और आत्मविश्वास
बढ़ाने में मदद मिली है। हमने देवगुड़ी तथा गोटुल के महत्व को आत्मसात करते हुए इनके विकास हेतु आर्थिक सहायता में भी बढ़ोतरी की है। विभिन्न परंपरागत काम करने वाले समुदायों की आय वृद्धि हेतु समुचित पहल करने के लिए मंडलों का गठन किया गया है। वहीं चिराग परियोजना के माध्यम से 14 आदिवासी बहुल जिलों में कृषि और इससे जुड़े अवसरों का लाभ स्थानीय लोगों को दिलाने का कार्य भी शुरू किया गया है। देश के जिन कानूनों का लाभ प्रदेश के आदिवासी समाज को राहत देने के लिए पूर्व में नहीं किया गया था, हमने उस दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। पेशा कानून के लिए नियम बनाने के मामले में हम देश में 5वें राज्य बने हैं। जेल में बंद व अनावश्यक मुकदमेबाजी से टूट रहे आदिवासी परिवार को राहत व रिहाई दिलाने का वादा भी हमने निभाया है। आदिवासी बहुल अंचलों में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, पोषण, रोजगार, सड़क निर्माण, बस्तर फाइटर के बल में भर्ती जैसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने विशेष रणनीति अपनाई, जिससे समस्याओं का समाधान तत्काल हो और लोगों को शासन प्रशासन की नजदीक उपस्थिति महसूस भी हो। समन्वित प्रयासों एवं एकीकृत योजनाओं से स्थल पर हल मिलना शुरू हुआ। नक्सलवाद की जड़ें भी कमजोर होती चली गई, जनजीवन सामान्य हुआ। 13 वर्षों से बंद 300 स्कूलों का जीर्णोद्धार और पुनः संचालन संभव हुआ। यही वजह है कि बस्तर अब नक्सलगढ़ नहीं बल्कि विकासगढ़ के रूप में नई पहचान पा रहा है। बस्तर में अब नियमित हवाई यात्रा की तरह नियमित विकास की ऊंची उड़ान भी देखने को मिल रही है। बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ राज्य गठन से किसानों और ग्रामीणों के मन में यह उम्मीद जागी थी कि उनको आर्थिक स्वावलंबन के साथ सम्मान भी मिलेगा, लेकिन हकीकत में उन्हें धोखा ही मिला था। 4 साल पहले हमने यह बेड़ा उठाया कि धानी धरती के धानवान किसानों को धनवान बनाएंगे। 1.5 दशक तक उनके साथ हुए धोखों के दुखों को भुलाकर उन्हें खुशहाल जिंदगी का हकदार बनाएंगे। मुझे खुशी है हमने मात्र 4 वर्षों में धान खरीदी को 56,88,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक पहुंचा दिया और हर वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस उपलब्धि के पीछे कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का हाथ रहा है। उदाहरण के लिए 4 साल पहले समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसान हताश होने के कारण मात्र 15,77,000 किसानों ने पंजीयन कराया था, जो अब बढ़कर 25 लाख हो गया है। धान बेचने वाले पहले पंजीकृत रकबा मात्र 24,46,000 हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 32 लाख से अधिक हो गया है। खरीदी केंद्र की संख्या पहले मात्र 1,899 थी, जो अब बढ़कर 2,497 कर दी गई है। इसके अलावा बारदाने की कमी, टोकन, तौल भुगतान जैसी समस्याओं के कारण से किसानों को मंडी में बेहद अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता था। हमने ऑनलाइन टोकन शुरू किया और ऐसे अनेक इंतजाम किए जिससे धान खरीदी बहुत ही सम्मानजनक, शांति और व्यवस्थित तरीके से हो पाई। इस तरह सुविधा देने के कारण हम देश में सर्वाधिक किसानों का धान खरीदने वाले राज्य भी बने हैं। हमने संग्रहित धान को सीधे मिलिंग के लिए भेजने की नई व्यवस्था की, जिससे धान के नुकसान पर अंकुश लगा। वहीं मिलिंग क्षमता बढ़ने से हम केंद्रीय पूल में सबसे ज्यादा चावल देने वाले राज्य बन गए हैं। धरती को हम माता मानते हैं तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि माता की सेहत का पूरा ध्यान रखें। रासायनिक जहर से माटी की शुद्धता को बचाएं। हमने तो नरवा, गरवा, घुरवा बारी की पहचान छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी के रूप में की है और सुराजी गांव योजना के तहत इस चिन्हारी को बचाने, बढ़ाने, सजाने, संवारने और आने वाले पीढ़ी को अच्छी से अच्छी स्थिति में सौंपने के लिए बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है। मुझे खुशी है कि हमारा यह काम
सही दिशा में सही गति से साथ चल रहा है। जगह जगह से भूमि जल स्तर बढ़ने की खबरें आ रही है। जैविक खाद और जैविक खेती को लेकर छत्तीसगढ़ ऊंची उड़ान भर चुका है। लगभग 28 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन से हमारे गौठानों ने ऐसा बड़ा कीर्तिमान बनाया है कि जिसके सामने बड़ी बड़ी कंपनियां कहीं नहीं ठहरती। गौठान को हमने सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा था। 11,267 गौठान निर्माण की स्वीकृति, 9,716 गौठानों का निर्माण, 4,000 से अधिक गौठानों का स्वावलंबी होना और 300 से अधिक गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास हो जाना अपने आप में सफलता की पूरी कहानी है। मुझे कहते हुए खुशी है कि हम स्वावलंबी गांव तथा गांव को सक्षम गणराज्य बनाने का सपना देखने वाले अपने पुरखों महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। हजारों गौठान जब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में गांव में ही गोबर से बिजली बनाएंगे, पेंट सहित विभिन्न आवश्यक चीजों का उत्पादन करेंगे, तेल मिल, दाल मिल, आटा मिल, मिनी राइस मिल जैसे हजारों छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयों को चलाएंगे, तो इससे हमारे गांव में जो ताकत पैदा होगी उसका अनुमान लगाकर मैं असीम आनंद की अनुभूति करता हूं। मैं इसे अपने सार्वजनिक जीवन और अपने सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि में शामिल करता हूं। इन्हीं प्रयासों के एक घटक हमारी गोधन न्याय योजना से न सिर्फ पशुधन विकास को नई ऊंचाई मिली, बल्कि गोबर के सांस्कृतिक महत्व के साथ ही आर्थिक महत्व को भी रेखांकित करने में बड़ी सफलता मिली है। इस योजना से प्रदेश के 3 लाख से अधिक लोगों को आय का नया जरिया मिला और अब तक 362 करोड़ रुपया से अधिक की आय भी हुई है, जिससे हितग्राही परिवार अपने आवास, वाहन, स्वास्थ्य, जीवन स्तर उन्नयन, मांगलिक कार्य, स्थायी संपत्तियों का निर्माण, आजीविका के साधनों के विकास जैसे अनेक काम कर पा रहे हैं, जिससे हितग्राहियों के बड़े उत्साह और उद्यमता से भी विकास का नया वातावरण बना है। हमने किसानों तथा अन्य जनहितकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करते हुए न्याय योजना को सार्थक बनाया है। तो इस राशि को हितग्राहियों के बैंक खातों में डालने की व्यवस्था भी की है। किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या विगत 4 वर्षों में 50% से बढ़कर 81,22,000 हो गई है। साथ ही ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में बैंकिंग की सुविधाओं में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। मार्च 2021 तक बैंक मित्रों की संख्या मात्र 18,323 थी, जो अब बढ़कर 35,000 से अधिक हो गई है। बैंक शाखाओं की संख्या 22% बढ़कर 573 हो गई है। प्रदेशवासियों की गाढ़े पसीने की कमाई को उच्च स्तरीय संरक्षण से कोई लूट कर ले जाए, इस स्थिति को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने सरकार में आते ही चिट फंड कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोला। छत्तीसगढ़ में विगत 4 वर्षों में 207 चिट फंड कंपनियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर 650 से अधिक संचालकों और उनके पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 82 प्रकरणों में 43 कंपनियों के विरुद्ध 73 करोड़ 24 लाख रुपए की संपत्ति कुर्की, नीलामी, वसूली का अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। इस तरह 36,239 निवेशकों को 24 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि लौटाई गई। निकट भविष्य में और भी बड़ी राशि लौटाई जाएगी। ऑनलाइन जुआ की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 पारित होना भी प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पर धान के किसानों की खुशहाली से छत्तीसगढ़ महतारी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, लेकिन हमने धान के साथ साथ हर तरीके के फसल लेने वाले किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की है। इसके अंतर्गत 3 वर्षों में 16,442 करोड़ रुपए की आदान सहायता दी गई।
इस योजना से उद्यान की फसलों को जोड़ने से प्रदेश में साग सब्जी तथा फलों के उत्पादन में तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ उनके संरक्षण हेतु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, फल सब्जी मंडी तथा प्रसंस्करण इकाइयों में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में किसान कुटीर विकसित किया गया है। इस तमाम प्रयासों से अब छत्तीसगढ़ खुशहाल किसानों का प्रदेश बन रहा है। इस वर्ष से समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीदी का वादा भी हम निभा रहे हैं। भूमिहीन मजदूरों को न्याय कैसे दिलाया जाए, इस संबंध में प्रदेश तो क्या देश में कोई सोच नहीं थी। हमने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू कर 4,66,000 से अधिक लोगों को वर्ष में सुनिश्चित न्यूनतम आर्थिक मदद देने का सपना साकार किया है। हमने विगत 4 वर्षों में विभिन्न तरह के काम करने वाले श्रमिकों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली अनेक योजनाएं शुरू की और उसमें लाभ का दायरा भी बढ़ाया है। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना, मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्र योजना, निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी योजना, खेल कूद प्रोत्साहन योजना, ई श्रम पोर्टल, कारखाना श्रमिक प्रशिक्षण योजना आदि से श्रमिक परिवारों को बहुत राहत दी गई। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को दोगुना करने, मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेघावी शिक्षा सहायता योजना, निर्माण श्रमिकों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना शुरू करने की घोषणा भी की गई है। धान की धरती में भूख और कुपोषण का तांडव कैसे चलता रहा, यह सोच कर देखिए। हमने इस कुचक्र को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया, जिसके कारण चिन्हांकित 4,34,000 बच्चों में से 2,65,000 बच्चों को कुपोषण से तथा 1,50,000 महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराया गया। इसके अलावा हमने गर्भस्थ शिशुओं से लेकर सुरक्षित प्रसव, माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य विकास के विभिन्न पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया है। हमारे विभिन्न प्रयासों से मातृत्व मृत्यु दर 159 से घटकर 137 हो गई है। दूसरी संतान भी बेटी होने की स्थिति में किसी भी तरह के मदद का प्रावधान पूर्व में नहीं था। इस अंतर को पाटने के लिए हमने कौशल्या मातृत्व सहायता योजना शुरू की। इसी तरह बाल कोष, बाल सक्षम नीति, मिशन वात्सल्य सहित छत्तीसगढ़ महिला कोष, नव अभियान, सक्षम योजना, सखी वन स्टाफ सेंटर जैसी अनेक योजनाओं से नारी शक्ति को मजबूत किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ते हुए हमने स्थानीय खान पान की विशेषताओं को और रुचियों का विशेष ध्यान रखा है, जिसे सकारात्मक नतीजे प्राप्त हुए। पोषण सुरक्षा के लिए आयरन फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड चावल का वितरण अभी 12 जिलों, मध्याह्न भोजन योजना तथा पूरक पोषण आहार योजना हेतु किया जा रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि अप्रैल 2023 से सभी जिलों में पीडीएस के राशन कार्डधारियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 64 लाख अंत्योदय प्राथमिकता एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन राशन कार्डधारियों को अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक निर्धारित मासिक पात्रता एवं अतिरिक्त पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किया गया। मैं घोषणा करता हूं कि इस वर्ष जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। हमने वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सार्वभौम पीडीएस के तहत 2 करोड़ 61